हेलो माय डियर स्नूपर्स, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका इंक्लूसिव एजुकेशन की इस वन शॉट वीडियो में, जिसमें हम कवर करेंगे आपकी बीएड और डीएलएड के सब्जेक्ट क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल को। तो जिस तरह हमारी बुक्स में यूनिट वाइज टॉपिक्स दिए होते हैं, उसी फॉर्मेट को फॉलो करते हुए हम इस वीडियो को प्रोसीड करेंगे। ओके, तो यूनिट वन में हमारे पास है अंडरस्टैंडिंग इंक्लूजन। हो सकता है आपकी स्टेट के यूनिवर्सिटी में इसका नाम अलग दिया हो, पर कंटेंट सब में सेम रहता है। तो प्रोसीड करते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन के मीनिंग और इंट्रोडक्शन से। तो इंक्लूसिव एजुकेशन हमारी टीचिंग लर्निंग की एक ऐसी अप्रोच है जो हमें सजेस्ट करती है कि हमें सभी तरह के स्टूडेंट्स, फिर चाहे वो डिसेबल्ड हो या नॉन डिसेबल्ड हो, गिफ्टेड स्टूडेंट्स हों या स्पेशल नीड्स वाले, इन सभी स्टूडेंट्स को हमें एक साथ एक ही क्लासरूम में टीच करना चाहिए। और इस तरह से टीच करना चाहिए कि इन बच्चों में कभी भी किसी भी प्रकार का भेदभाव यानी कि डिस्क्रिमिनेशन ना हो। इसी के साथ ये बात करते हैं वन स्कूल वन क्लासरूम के बारे में, यानी कि सभी बच्चे एक ही छत के हेठा एक साथ पढ़ें। डिस्क्रिमिनेशन, बुलिंग और एक्सक्लूजन्स जैसे प्रैक्टिसेस को ये बिल्कुल डिनाई करते हैं, यानी कि किसी भी तरीके का भेदभाव या फिर मारना पीटना जैसे प्रैक्टिसेस बिल्कुल भी ना हो। राइट टू एजुकेशन, तो जो हमारा मौलिक अधिकार है, राइट है एजुकेशन का, जिसमें हर बच्चे को उसकी शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार है, ये उसको फॉलो करता है। और वैल्यू करना बैकग्राउंड्स को, तो जो भी बच्चे का सोशल और कल्चर बैकग्राउंड है उसको रिस्पेक्ट करना। तो आपने अक्सर देखा होगा कि जो स्टूडेंट्स हैं जो ग्रामीण इलाकों से आते हैं, पिछड़े हुए इलाकों से आते हैं, उनका कल्चर और ट्रेडिशन काफ़ी अलग होता है। और इसी कारण से वो स्टूडेंट्स कई बार लेफ्ट आउट फील करते हैं स्कूल की एक्टिविटीज़ में। तो इंक्लूसिव एजुकेशन जो समावेशी शिक्षा है, वो हमें सजेस्ट करती है कि हमें उन स्टूडेंट्स को भी जो जिनका कल्चर और सोशल बैकग्राउंड अलग है, हमें उन बच्चों को भी एक साथ पढ़ाना चाहिए। उनके बैकग्राउंड के बेसिस पर उन्हें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। ओके, तो इसी के साथ इन्होंने कुछ और भी पॉइंट्स दिए हैं, जो कि है इक्वल एक्सेस एंड अपॉर्चुनिटीज, यानी कि क्लासरूम की हर एक एक्टिविटी में एक समान भागीदारी देना, हर बच्चे को देना। क्रिएट करना एक ओपन और एक डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट को, यानी कि एक ऐसा माहौल अपने क्लासरूम में बनाना जिसमें सभी बच्चे बेझिझक अपनी बातों को एक्सप्रेस कर सके। अभी जो इंक्लूसिव एजुकेशन है, इसका मेन एम है कि जो भी बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, वो एक्चुअली में अपनी लाइफ के लिए, अपनी बड़ी सोसाइटी के लिए एक हिसाब से प्रिपेयर कर रहे हैं। तो अगर स्कूल में ही उन्हें ऐसा एनवायरनमेंट मिलेगा जहाँ पर उनको डाइवर्सिटी को समझना आता है, डिसेबल्ड पर्सन्स के साथ डील करना आता है, तो फर्दर लाइफ में वो इसी तरह से ट्रेन रहेंगे और बाकी जो सोसाइटी में एज अ होल एक अच्छे सिटीजन की तरह वो उभरेंगे। ओके, तो इंट्रोडक्शन के बाद चलते हैं इसकी कुछ डेफिनेशंस के अंदर। तो एग्जाम में जब लॉन्ग क्वेश्चन आता है, तो उसके स्टार्टिंग में आप ये कुछ पॉइंट्स अगर ऐड करते हैं, तो एग्जामिनर पर बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। तो उसमें से कुछ पॉइंट्स है कि चिल्ड्रन हु लर्न टुगेदर लर्न टू लिव टुगेदर, यानी कि अगर बच्चे एक साथ पढ़ेंगे तो जिंदगी में आगे चलकर सोसाइटी में एक साथ काम भी करेंगे और एक दूसरे को अच्छे से सर्व भी करेंगे। सेकंड है एजुकेशन फॉर ऑल इन स्कूल्स फॉर ऑल, यानी सभी को शिक्षा मिले और सभी के लिए ओपन स्कूल्स हो जिसमें कि वो शिक्षा अपनी ग्रहण कर पाए। इसके बाद आती है ये सालामांका की ये स्टेटमेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एमएड और आगे आने वाले एग्जाम्स में भी बहुत बार ये स्टेटमेंट पूछ ली जाती है। तो इसमें है कि इंक्लूसिव एजुकेशन इज अबाउट ensuring दैट ऑल चिल्ड्रन, कि सभी तरह के बच्चे रिगार्डलेस ऑफ देयर फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, सोशल, इमोशनल, लिंग्विस्टिक और अदर कंडीशन, फिर चाहे उनकी कोई सी भी कंडीशंस क्यों ना हो, लर्न टुगेदर इन सेम स्कूल, एक ही स्कूल में पढ़े और एक ही क्लासरूम में पढ़े विद एप्रोप्रिएट सपोर्ट। तो जो भी उनकी एडिशनल ज़रूरतें हैं, तो वो भी उन्हें प्रोवाइड करते हुए उनके पढ़ाया जाए, एक ही क्लासरूम में पढ़ाया जाए। ओके, तो ये थी इसकी डेफिनेशंस, आप चाहे तो इसे इंक्लूड कर सकते हैं। ओके, तो डेफिनेशन के बाद हमारे पास है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है फ्लेक्सिबल करिकुलम। तो जो हमारा पाठ्यक्रम होगा और जो सिलेबस होगा ऐसे बच्चों के लिए जो डिसेबल्ड हैं, वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो कम हो, बाकी जनरल बच्चों से कम हो, ऐसा नहीं होगा।
जस्ट उनका जो सिलेबस है उनको प्रेजेंट करने का तरीका फ्लेक्सिबल होगा, यानी जो हमारा टीचिंग मेथड्स है, स्ट्रेटजीज हैं, वो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए ऐसे बच्चों को पढ़ाने के लिए। फिर है चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच। अभी जो इंक्लूसिव एजुकेशन है ये बाल केंद्रित अप्रोच है, यानी कि बच्चे को सेंटर में रखकर सारी तरह की सेटिंग्स की जाती है विद इन क्लासरूम और आउट ऑफ द क्लासरूम। उसके बाद है टीचर ट्रेनिंग। तो जब तक टीचर प्रॉपर्ली ट्रेन नहीं होगा ऐसे क्लासरूम को पढ़ाने के लिए, तब तक इंक्लूजन अपनी क्लासरूम में हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। फिर है पेरेंट्स एंड कम्युनिटी। तो टीचर ट्रेनिंग के बाद हमारे पास है पेरेंट्स और कम्युनिटी में अवेयरनेस आना कि ऐसे बच्चों को पढ़ाने से हम कितने ज़्यादा बेनिफिट लेते हैं। तो अगर कम्युनिटी इतना अच्छे से कोप अप नहीं कर पाएगी, तो जो ग्राउंड लेवल पर एप्लीकेशन है इंक्लूजन की, वो अच्छे से कभी नहीं हो सकती है। इसके बाद है डाइवर्सिटी रिच क्लासरूम। तो जो ऐसी इंक्लूसिव क्लासरूम होगी वो बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स होगी, यानी कि उसमें बहुत ही तरह की वैरायटी होगी, बच्चों की विविधता होगी क्लासरूम के बीच में। एंड लास्ट है इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शंस। तो ऐसे बच्चों के लिए हमारी जो इंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए, जो टीचिंग स्ट्रेटजीज होनी चाहिए, वो इंडिविजुअलाइज्ड यानी व्यक्तिगत होनी चाहिए, ताकि जो पर्सनल नीड्स है, जो उन्हें अटेंशन चाहिए, वो उन्हें प्रॉपरली मिल पाए। तो स्टूडेंट्स ये थी कुछ करेक्टरिस्टिक्स इंक्लूजन की। इसके बाद बात करते हैं एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, यानी हमारा क्या मकसद है इंक्लूसिव एजुकेशन को अपनी क्लासरूम में लेकर आने का। तो सबसे पहला एम है एजुकेशन फॉर ऑल, यानी सभी बच्चों तक शिक्षा को लेकर जाना, फिर चाहे वो डिसेबल्ड है या नॉन डिसेबल्ड है, सभी बच्चों को एटलीस्ट उनकी एलिमेंट्री लेवल तक उन्हें एजुकेशन मिले। फिर है एलिमिनेट करना, यानी कि खत्म करना डिस्क्रिमिनेशन को, यानी भेदभाव को, फिर चाहे उनके कास्ट के बेसिस पर, रिलीजन के बेसिस पर, उनके रंग यानी कि उसके कलर के बेसिस पर हो, उन सभी तरह के जो भेदभाव है उसको खत्म करना। रिस्पेक्ट करना उनकी डाइवर्सिटी को, यानी कि उनके बैकग्राउंड्स को, उनके सोशल और कल्चर बैकग्राउंड को, और उनकी जो विविधता है उसको हमें स्वीकार करना। इसके बाद है एक फीलिंग डेवलप करना ब्रदरहुड की, यानी एक भाईचारे जैसी फीलिंग को डेवलप करना कि हम सभी बच्चे, फिर चाहे वो डिसेबल्ड है नॉन डिसेबल्ड है, ये सभी तरह के स्टूडेंट्स आपस में एक अच्छे से बॉन्ड बनाकर रह सकें। तो स्टूडेंट्स अगर आपको यहाँ तक समझ आ रहा है, इसका मतलब या तो मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा है या आपके समझने का तरीका अच्छा है। इन केस अगर मैं अच्छे से पढ़ा रहा हूँ तो आप प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे ऐसा ही सपोर्ट आगे भी देते रहिए। ओके, तो ये थे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। इसके बाद है डिफरेंस। बहुत बार पूछ लिया जाता है ये डिफरेंस, जो कि है स्पेशल, इंटीग्रेटेड और इंक्लूसिव के बीच में। तो सबसे पहला है स्पेशल एजुकेशन, जो बेसिकली एक ट्रेडिशनल अप्रोच है, जिसमें क्या होता था कि जो बच्चे डिसेबल्ड हैं उन्हें अलग से पढ़ाया जाता था, जनरल स्टूडेंट से अलग, यानी कि उनके लिए स्पेशल स्कूलिंग होती थी। इन केस अगर कोई बच्चा है जो विकलांग है, चलने में दिक्कत है उसको, तो उसके लिए अलग स्कूल होगा। किसी को देखने में दिक्कत है तो उसके लिए अलग स्कूल होगा। किसी को सुनने में दिक्कत है, अलग स्कूल होगा, और जनरल स्टूडेंट्स का अलग स्कूल होगा। यानी कि एक प्रॉपर जो है ये सेपरेशन थी इसमें। ये स्पेशल स्कूलिंग थी, बहुत ट्रेडिशनल अप्रोच है। आज के समय हम इसको बिल्कुल ही निग्लेक्ट करते हैं, तो ये अगर एग्जाम में भी आता है तो ये एक नेगेटिव पॉइंट माना जाता है। इसके बाद इसका कुछ एडवांस्ड वर्जन, कुछ पॉजिटिव चीज आई इंटीग्रेटेड एजुकेशन में। तो इंटीग्रेटेड क्या है, एक स्पेशल और इंक्लूसिव एजुकेशन के एक बीच की अप्रोच है। कुछ पॉइंट्स इन्होंने स्पेशल से उठाए और कुछ पॉइंट्स इन्होंने इंक्लूसिव से उठाए। तो स्पेशल स्कूलिंग और इंक्लूसिव का ये कॉम्बिनेशन में क्या है कि बच्चों को एक साथ पढ़ाया जाएगा एक क्लासरूम में, पर कुछ समय के बाद, एक स्पेशल टाइम पीरियड के बाद, उन्हें क्या है अलग अलग बिठा दिया जाएगा, यानी अलग अलग क्लासरूम में उन्हें बिठाया जाएगा, जिन्हें उन्होंने कहा कि रिसोर्स रूम्स में। यानी कि एक ऐसी रिसोर्स रूम होती है जिसमें जो बच्चे की स्पेशल नीड्स है उनको सिर्फ कैटर किया जाता है। यानी कुछ समय के लिए तो बच्चे एक साथ पढ़ेंगे, कुछ समय के लिए बच्चे अलग अलग पढ़ेंगे। ओके, तो इंटीग्रेटेड के बाद आता है इंक्लूसिव एजुकेशन, जो कि सबसे ज्यादा पॉजिटिव है और इसी के बारे में हम ये पूरा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। तो इंक्लूसिव एजुकेशन में विद डिसेबिलिटी, विदाउट डिसेबिलिटी, चाहे कुछ भी हो जाए, लर्न करेंगे एक साथ। इसमें आप क्या है कि बच्चे को बिल्कुल अडेप्ट नहीं करेंगे, बच्चे को नहीं चेंज करना पड़ेगा, क्लासरूम बिल्कुल सेम होगी। आपको अपने टीचिंग मेथड में, करिकुलम में, स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंजेस करने पड़ेंगे, पर बच्चे को कोई भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए।
इन शॉर्ट अगर हम समराइज करें तो स्पेशल क्लासरूम में अगर 8 घंटे की क्लास है तो 8 के 8 घंटे बच्चा जो है अलग से पढ़ेगा बाकी बच्चों से अलग। इंटीग्रेटेड एजुकेशन में अगर 8 घंटे की क्लास है तो उसमें से 6 घंटे बच्चा समावेशी रूप से यानी कि एक साथ बाकी बच्चों के साथ पढ़ेगा और बाकी के 2 घंटे वो बच्चा स्पेशल रूम्स में एक अलग कमरे में पढ़ेगा। और इंक्लूसिव एजुकेशन में भी अगर 8 घंटे की क्लास है तो वो बच्चा ओवरऑल बाकी बच्चों के साथ एक ही क्लासरूम में पढ़ेगा। तो स्टूडेंट्स डिफरेंस के बाद हमारे पास आता है प्रिंसिपल्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। यानी इंक्लूसिव एजुकेशन के कौन कौन से सिद्धांत हैं, किसके ऊपर बेस्ड है ये इंक्लूसिव एजुकेशन। तो इंक्लूसिव एजुकेशन बेस्ड है प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी एंड डाइवर्सिटी में। यानी इंक्लूसिव एजुकेशन ये मानकर चलता है कि क्लासरूम बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स वैरायटी ऑफ स्टूडेंट से भरी होगी, पर हमें उन्हें ट्रीटमेंट देना चाहिए। कैसा ट्रीटमेंट देना चाहिए? इक्वल ट्रीटमेंट देना चाहिए। फिर है प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेशन। तो बेसिकली इक्वल ट्रीटमेंट किस चीज में देना चाहिए? तो इक्वल ट्रीटमेंट देना चाहिए पार्टिसिपेशन में। क्लासरूम की हर एक एक्टिविटी में हर एक स्टूडेंट को पार्टिसिपेशन मिले, यही होता है इक्वालिटी और पार्टिसिपेशन। थर्ड है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। यानी व्यक्तिगत जो भिन्नताएं हैं उसको ध्यान में रखते हुए इंक्लूसिव एजुकेशन को बनाया गया है। फिर है प्रिंसिपल ऑफ कोलैबोरेशन, यानी सहयोग करना। टीचर का स्टूडेंट्स के साथ, स्टूडेंट्स का आपस के बीच में यानी पीयर टू पीयर, या फिर टीचर का उसके रिसोर्स टीचर के साथ, ये सभी एक दूसरे का साथ कोलैबोरेशन में चले, ये एक प्रिंसिपल है इंक्लूसिव एजुकेशन का। लास्ट है प्रिंसिपल ऑफ रिस्पेक्ट फॉर ऑल, यानी सभी के प्रति सम्मान की भावना, एक ब्रदरहुड, एक फ्रेंडशिप जैसी भावना। प्रिंसिपल्स के बाद हमारे पास है मॉडल्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। ये आप एक बार प्लीज टैली कीजिए कि अगर आपके यूनिवर्सिटी के सिलेबस में मॉडल्स हैं तभी आप कंटिन्यू कीजिए, अदरवाइज आप टाइमलाइन को एक्सेस करते हुए नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमारा बैरियर्स है आप उसकी तरफ भी जा सकते हैं। ओके, तो अभी पढ़ते हैं मॉडल्स क्या है इंक्लूसिव एजुकेशन के। तो मॉडल क्या होता है बेसिकली कि इंक्लूसिव एजुकेशन को ग्राउंड लेवल में इम्प्लीमेंट करने के लिए कई सब अप्रोचेस होती हैं, तो उनको हम बात करते हैं, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इन टोटल हमारे पास है 3 मॉडल्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, जिसमें सबसे पहला मॉडल है फुल इंक्लूजन मॉडल, यानी पुश इन मॉडल। इसमें क्या है कि हमें फुल टाइम बच्चे को जो है एक साथ एक ही क्लासरूम में रखकर पढ़ाना चाहिए। तो क्लासरूम बिल्कुल बच्चे की सेम रहेगी, उसका जो पाठ्यक्रम है, करिकुलम है, वो भी जनरल स्टूडेंट जैसा यानी कि बिल्कुल ही सेम रहेगा। जो सपोर्टिव सर्विसेज जो उन्हें एडिशनल नीड्स चाहिए वो उन्हें इनसाइड यानी सेम ही क्लासरूम के बीच में मिलेंगी, उन्हें बाहर नहीं जाना होगा सिर्फ सपोर्ट सर्विसेज को लेने के लिए। कोलैबोरेटिव वे में पढ़ाना चाहिए, टीचर्स को एक साथ मिलकर पढ़ाना चाहिए और असिस्टिव डिवाइसेस और टेक्नोलॉजीज का यूज करना चाहिए क्लासरूम के बीच में ही। यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग, यानी पढ़ाने का तरीका इस तरह का हो कि वह सभी बच्चे की नीड्स को फुलफिल कर रहा हो। सेकेंड मॉडल है हमारे पास जो कि है पार्शियल इंक्लूजन यानी पुश आउट मॉडल। इसमें क्या है कि पार्ट ऑफ द डे यानी कुछ समय बच्चा जो है जनरल क्लासरूम में लगाएगा और रेस्ट ऑफ द टाइम जो है अपना स्पेशलाइज सेटिंग यानी कि रिसोर्स रूम्स में या फिर स्पेशल एजुकेशन क्लासेस को अटेंड करेगा। तो इसके फीचर्स में है कि क्लासरूम में एक डिवीजन बना देना, यानी कि एक दीवार खड़ी कर देना ऐसे बच्चों के लिए कि कुछ टाइम तो आप यहाँ पर रहोगे, कुछ टाइम आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। तो ये होता है पार्शियल इंक्लूजन कि कुछ समय तो है इंक्लूसिवली पढ़ा रहा है, कुछ समय स्पेशल क्लासरूम में। यहाँ पर जो करिकुलम होता है वो सेम होता है, बाकी बच्चों के समान ही होता है। फिर है सपोर्टिव सर्विसेज आउटसाइड द क्लासरूम, तो वहां पर थी इनसाइड द क्लासरूम, यहाँ पर जो है बच्चे की आउटसाइड होती है। फिर है स्पेशलाइज सपोर्ट मिलना, तो स्पेशलाइज वहां पर भी हमें सपोर्ट थी बट वो इनसाइड थी, यहाँ पर आउटसाइड है। टेक्नोलॉजी का हम यहाँ पर भी यूज करेंगे, वहां पर भी कर रहे थे। यहाँ पर है डिफरेंशिएटेड डिजाइन फॉर लर्निंग, तो वहां पर यूनिवर्सल थी यानी कि एक तरह से ऐसा पढ़ाओ कि सभी बच्चों को समझ लग जाए। पर यहाँ पर क्या है कि ऐसा पढ़ाओ कि एक एक बच्चे को अलग अलग रूप से, यानी कि हियरिंग वाले को हम पढ़ाएंगे उसको कुछ दिखाकर, या फिर विजुअल वाले को हम पढ़ाएंगे उसको ऑडिटरी साइंस देकर। तो ये होता है डिफरेंशिएटेड वे। ओके, तो ये थे दो मॉडल्स जो एक दूसरे के साथ कंपैरिजन में पूछ लिए जाते हैं, फुल इंक्लूजन और पार्शियल इंक्लूजन। इसके बाद है टीम टीचिंग। टीम टीचिंग और कोऑपरेटिव मॉडल में क्या है, एक को टीचिंग मॉडल है जिसमें कि दो से या दो से ज़्यादा टीचर्स एक साथ मिलकर पढ़ाते हैं ऐसे बच्चों को।
तो यानी कि कहने का भाव है कि एक जनरल एजुकेटर जो नॉर्मल क्लासरूम का इंचार्ज है, उसी के साथ स्पेशल टीचर्स जिन्हें किसी तरह की एडिशनल ट्रेनिंग जिन्होंने ली है, कि ऐसे बच्चों को पढ़ाने के लिए ये एक साथ पढ़ाते हैं, टीम टीचिंग करते हैं। क्लियर? इसके कुछ टाइप्स हैं, वन टीच, वन असिस्ट, वन टीच, वन ऑब्जर्व, पैरेलल टीचिंग, स्टेशन टीचिंग, अल्टरनेटिव टीचिंग और टीम टीचिंग। क्लियर? इसके एडवांटेजेस क्या है कि यहाँ पर जो टीचिंग की स्ट्रेटजीज है, जो डिज़ाइंस है, वो बहुत ज़्यादा डाइवर्स हो जाते हैं। अगर जनरल एजुकेटर बच्चे की नीड्स को फुलफिल नहीं कर पा रहा है, तो जो स्पेशल एजुकेटर है वो उसको फुलफिल कर देगा। रिड्यूस करता है बर्डन का जनरल एजुकेटर पर। एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट देता है, क्योंकि देखो स्पेशल एजुकेटर कोई ऐसे ही नहीं बन जाता, उसको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है विद इन और आफ्टर द सर्विस ट्रेनिंग। तो इससे क्या है, वो प्रॉपर एक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है ऐसे बच्चों के लिए। और एडवांटेजेस के साथ इसी के साथ कुछ चैलेंजेस भी है, कुछ हमें दिक्कतें भी हैं। तो सबसे पहला है कि अच्छे से कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाता एक जनरल एजुकेटर का और स्पेशल टीचर का, क्योंकि देखो टीचिंग स्ट्रेटजीज हर टीचर की अलग अलग होती है। एंड सेकंड चैलेंज है लैक ऑफ ट्रेन्ड स्टाफ। तो जो टीचर्स है, एजुकेटर्स है, उनका लैक ऑफ ट्रेनिंग, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि हम टीम टीचिंग को एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करने में हमें दिक्कतें आ रही हैं। तो ये थे कुछ मॉडल्स इंक्लूसिव एजुकेशन के अंडर। आई होप आपको इजीली समझ आ गए होंगे, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था इनमें। इसके बाद बात करते हैं बैरियर्स इन इंक्लूसिव एजुकेशन। देखो ऑन पेपर्स बात करना बहुत इजी है, ऑन पेपर्स तो इंक्लूसिव एजुकेशन बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एक चाइल्ड सेंट्रिक अप्रोच लग रही है। बट इन रियल लाइफ में ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट करने में बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारी ऑब्स्टैकल्स हमें फेस करनी पड़ती है। बिकॉज सबसे पहली बात तो आप देखो कि डिसेबल्ड पर्सन को डील करना एक जनरल एजुकेटर के लिए काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क है। तो उन्हें जो स्पेशल ट्रेनिंग अगर ना प्रोवाइड की जाए, तो इस केस में जो उस बच्चे की शिक्षा है वो बहुत ज़्यादा हैम्पर हो जाएगी। जो पॉजिटिव होना चाहिए उसकी जगह वो चीज़ क्या है, नेगेटिव होनी शुरू हो जाएगी। तो इन्हीं कुछ बैरियर्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला बैरियर है फिजिकल बैरियर, उसके बाद है सोशल बैरियर, फिर है इकोनॉमिक बैरियर और लास्ट है पेडागोजिकल बैरियर। तो सबसे पहला है फिजिकल बैरियर, यानी कि हमारा जो स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना कैपेबल नहीं है कि वो ऐसे बच्चों को एडमिट कर सके जिन बच्चों की स्पेशल नीड्स है। फॉर एग्जांपल स्कूल्स में रैंप का ना होना या फिर प्रॉपर लाइटिंग ना होना। तो सबसे पहला पॉइंट वही आ गया हमारे पास, इनएक्सेसिबल इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लासरूम का और स्कूल का ऐसा इनएडिक्वेसी होना। फिर है ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, जिससे बच्चे स्कूल से लेकर अपने घर तक और घर से लेकर स्कूल तक आ सके। तो वो जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज हैं वो प्रॉपर्ली अरेंज ना होना। फिर है क्लासरूम का डिजाइन पुअरली डिजाइन होना। फिजिकल बैरियर के बाद हमारे पास है सोशल बैरियर, यानी सामाजिक रूप से उनको कौन कौन से चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। तो सबसे पहला तो है नेगेटिव एटीट्यूड एंड स्टिग्मा। तो जनरली तो पेरेंट्स में ही ऐसा होता है कि मेरा बच्चा डिसेबल्ड बच्चे के साथ नहीं पढ़ेगा, क्योंकि एक ऐसा कंसेप्ट बना हुआ है कि डिसेबल्ड पर्सन्स का आईक्यू कम होता है। इस केस में जो टीचर्स हैं, जो उनके बाकी के स्टूडेंट्स हैं, यानी उनके जो पीयर ग्रुप्स हैं ऐसे बच्चों के, और पेरेंट्स हैं, इन सभी पर्सन्स के रिलेटेड एक नेगेटिव ऑरा और एक नेगेटिव एटीट्यूड बना होता है डिसेबल्ड पर्सन्स को लेकर। फिर है बुलिंग एंड पीयर रिजेक्शन। तो बुलिंग का मतलब है यानी कि मारना पीटना, और पीयर रिजेक्शन का मतलब है कि फॉर एग्जांपल तुम मेरे साथ बैठ नहीं सकते, या मेरे साथ खाना नहीं खा सकते, हम बेंच को शेयर नहीं कर सकते, या टीजिंग करना बच्चे का। तो वो सभी क्या है, एक सोशल बैरियर के अंदर आता है। फिर है लैक ऑफ अवेयरनेस एंड सेंसिटाइजेशन, यानी कि लोगों के बीच में और कम्युनिटी के एज अ होल के बीच में ऐसे बच्चों के रिलेटेड अवेयरनेस की कमी होना। सोशल बैरियर के बाद हमारे पास है इकोनॉमिक बैरियर, जो जुड़ा है पेरेंट्स की फाइनेंशियल एड्स के रिलेटेड। तो हाई कॉस्ट ऑफ असिस्टिव डिवाइसेस, तो जो उनके लिए जो टेक्नोलॉजी और असिस्टिव डिवाइसेस होते हैं, जैसे कि व्हील चेयर्स, हियरिंग एड्स, ब्रेल बुक्स या स्पेशलाइज्ड जो लर्निंग सॉफ्टवेयर्स होते हैं, वो जनरली क्या होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं। जो जनरल स्टूडेंट्स की नीड्स हैं उनके रिलेटेड ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं, ये कई बार ऐसे फैमिलीज के लिए अनअफोर्डेबल बन जाते हैं। इसके बाद है इनएडिक्वेट गवर्नमेंट फंडिंग। तो सरकार को जो फंडिंग्स देनी चाहिए इन फॉर्म ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, टीचर ट्रेनिंग या फिर कुछ स्पेशल एजुकेटर्स को हायर करने के लिए, उसकी कमी के कारण भी जो ऐसे बैरियर्स हैं ये बच्चे फेस करते हैं। फिर है पॉवर्टी एंड फाइनेंशियल हार्डशिप्स। तो जो चिल्ड्रंस हैं जिनकी फैमिलीज इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आती हैं, तो वो जो फैमिलीज हैं
और जो स्टूडेंट है वो दोनों सफ़र करते हैं क्वालिटी एजुकेशन लेने में, न्यूट्रिशियस मील्स लेने में और प्रॉपर हेल्थ केयर के सेक्शन में। इकोनॉमिक बैरियर के बाद हमारे पास है पेडागोजिकल बैरियर, यानी कि जो टीचिंग का स्टाइल है एंड करिकुलम डिज़ाइन है उसके रिलेटेड कौन-कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करती है। तो सबसे पहला तो है रिजिड एंड स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम। तो अगर एक ऐसा करिकुलम बनाएँगे जो ट्रेडिशनल होगा, जिसमें कि बच्चे की डाइवर्स नीड्स को फुलफिल नहीं किया जाएगा, तो वो एक बैरियर का काम करेगा। हमें चाहिए कौन-सा करिकुलम? हमें चाहिए फ्लेक्सिबल करिकुलम। पर अगर रिजिड करिकुलम आता है या स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम आता है, तो वो क्या है, एक नेगेटिव है, तो जो एक बैरियर का काम कर रहा है। उसके बाद है लैक ऑफ डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस। तो जो टीचर्स का वन टू वन इंस्ट्रक्शंस होना चाहिए वो ना मिलना भी बेसिकली एक नेगेटिव पॉइंट बन जाता है। हमें चाहिए डिफरेंशिएटेड, पर यहाँ पर क्या है, लैक होता है पेडागोजिकल बैरियर के अंदर। फिर है इनसफिशिएंट टीचर ट्रेनिंग। तो ये पॉइंट हर एक में कॉमन आएगा कि टीचर्स अच्छे से ट्रेन नहीं हैं, उन्हें प्री सर्विस ट्रेनिंग और इन सर्विस ट्रेनिंग प्रॉपर्ली ना मिलने के कारण भी पेडागोजिकल बैरियर जो है वो सफ़र करते हैं। तो इसी के साथ हमारे पास पहला जो यूनिट है ये कंप्लीट होता है। अगर आपको यहाँ तक समझ आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि यस मैंने पहला यूनिट अच्छे से कवर कर लिया है। ओके, तो सेकंड यूनिट की तरफ बढ़े। सेकंड यूनिट है हमारे पास अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। तो इस यूनिट में हम कवर करेंगे CWSN को, सेंसरी इम्पेयरमेंट्स यानी कि हियरिंग और लिसनिंग को, और लर्निंग डिसेबिलिटीज को। ओके, तो स्टार्ट करते हैं विद मीनिंग से। तो स्टूडेंट्स, एक जनरल क्लासरूम में हम सबको पता है कि नॉर्मल या एवरेज स्टूडेंट्स के साथ ऐसे कई स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें किसी तरह की इम्पेयरमेंट होती है। फिर चाहे वो किसी तरह की फिजिकल हो यानी शारीरिक तौर से हो, इंटेलेक्चुअल यानी बौद्धिक रूप से, इमोशनल यानी भावनात्मक, सोशल हमें पता है कि सामाजिक, और लर्निंग डिसेबिलिटी। ऐसे स्टूडेंट्स को जो है हमें एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करनी होती है। वो एडिशनल सपोर्ट किस तरह से दे सकते हैं? इन फॉर्म ऑफ एजुकेशन में किसी तरह की हेल्प करके, या फिर उनके हेल्थ केयर के सेक्टर्स में, या फिर उनकी जो डेली एक्टिविटीज़ हैं उनमें किसी तरह की एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करके। तो ये सभी तरह के स्टूडेंट्स जिन्हें किसी तरह की इम्पेयरमेंट है या किसी तरह की डिसेबिलिटी है, जिन्हें किसी तरह की एडिशनल सपोर्ट चाहिए, वो सभी स्टूडेंट्स आते हैं CWSN की कैटेगरी के अंडर। तो हमें एज अ टीचर ये मेक श्योर करना है कि जो भी बच्चे हैं जिन्हें किसी तरह की स्पेशल नीड्स हैं, उन्हें हम इक्वल एक्सेस एंड अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करें, जो हम वैसे भी करते आ रहे हैं इंक्लूसिव एजुकेशन में। टेक्नोलॉजी का यूज़ करें, जो अपने टीचिंग मेथड्स हैं उन्हें अडेप्ट करें, यानी उनको मॉडिफाई करें बच्चे की नीड्स के अकॉर्डिंग, और ओवरऑल एक इंक्लूसिव क्लासरूम बनाएं ऐसे बच्चों के लिए। तो हम इसीलिए इसको पढ़ रहे हैं क्योंकि हमको क्या है, क्लासरूम को इंक्लूसिव बनाना है, एक समावेश बनाना है। और ओपन और परमिसिव, जिसे हम डेमोक्रेटिक भी कहते हैं, हमने पिछले में कवर भी किया है, एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें जहाँ पर CWSN के बच्चे भी अपनी बातों को खुल के एक्सप्रेस कर पाएं। ओके, तो जो सिलेबस में हमारे पास है उसमें हमें दो तरह की इम्पेयरमेंट्स को कवर करवाया गया है। सेंसरी इम्पेयरमेंट्स के अंडर ये टॉपिक है, जिसमें एक तो हमें हियरिंग इम्पेयरमेंट को कवर करना है एंड दूसरा हमें विजुअल इम्पेयरमेंट को कवर करना है। इसी के साथ एक बोनस के लिए मैंने यहाँ पर इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट को भी कवर किया है, क्योंकि इम्पोर्टेंट है एग्जाम में। इस एग्जाम में ना सही, आगे आने वाले एग्जाम्स में ये पॉइंट्स भी बहुत ज़्यादा आपको काम आएंगे इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट के। ओके, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हियरिंग इम्पेयरमेंट से, यानी कि यहाँ पर बच्चे की सुनने की शक्ति हैम्पर होती है। हो सकता है वो पार्शियली हो या टोटली हो सकता है बच्चे को कम सुनाई देता हो, ज़्यादा ऊंची आवाज़ की सुनाई देता हो, या फिर वो टोटली ही अनेबल हो किसी भी तरह की साउंड के सेंसेशंस को समझने के लिए। तो ये रेंज करता है माइल्ड हियरिंग लॉस से लेकर कंप्लीट डेफनेस तक, जिससे बच्चे की कम्युनिकेशन स्किल्स और स्पोकन लैंग्वेज सभी अफेक्ट होती हैं। ओके, तो हियरिंग इम्पेयरमेंट होने के दो कारण हैं। कानों के रिलेटेड है तो ईयर्स के रिलेटेड ही इसके दोनों दोनों रीजंस आएंगे। सबसे पहले तो है कंडक्टिव हियरिंग लॉस, यानी कि अगर बाहर के यानी कि आउटर या मिडल ईयर में किसी तरह की इन्फेक्शन हो गई है, तो उस कारण से अगर बच्चे को सुनाई नहीं दे रहा है, तो वो कंडक्टिव यानी कि रास्ता ब्लॉक हो जाता है, वो कंडक्टिव हियरिंग लॉस के अंदर। फिर है सेंसरी न्यूरल। न्यूरल का मतलब है जो न्यूरॉन्स का बीच में कनेक्शन टूट जाना। जो हियरिंग है उसके जो इम्पल्सेस हैं वो ब्रेन तक ना पहुंचना, ये आता है सेंसरी न्यूरल के अंदर।
तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि हियरिंग इम्पेयरमेंट होने के 2 रीज़न्स हैं, कंडक्टिव एंड सेंसरी न्यूरल। ओके? इसी के साथ है आइडेंटिफिकेशन। हम किस तरह से ये पता लगा सकते हैं, किस तरह से ये डिटेक्ट कर सकते हैं कि किसी बच्चे को हियरिंग इम्पेयरमेंट है या नहीं है। तो सबसे पहले तो है मेडिकल एग्जामिनेशंस कंडक्ट करवा कर, ईएनटी स्पेशलिस्ट होते हैं, उनसे हम किसी तरह की ईयर एग्जामिनेशन करवा सकते हैं। फिर है स्पीच और लैंग्वेज असेसमेंट करवा के कि अगर बच्चे का सुनने की शक्ति अगर कमज़ोर है, तो इसका मतलब है कि जब हम उसको कोई इंस्ट्रक्शंस देंगे तो उसकी इंस्ट्रक्शंस को कॉम्प्रीहेंड यानी समझने की शक्ति भी वीक होगी। तो उससे एक सिंबल मिल जाता है, एक साइन मिल जाता है हम सब टीचर्स को। फिर है केस स्टडीज, यानी कि उसके पेरेंट्स, उसके ग्रैंड पेरेंट्स, उसके सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, उनका फ्रेंड्स ग्रुप, उन्हें किसी तरह का एक्सीडेंट या इंजरी तो नहीं है। तो ये सभी चीज़ों को कॉम्प्रिहेंसिव वे में समझना होता है केस स्टडी में। एंड इन सभी से हम डिटेल गैदर कर सकते हैं कि बच्चे को हियरिंग इम्पेयरमेंट है या नहीं है। तो फॉर एग्जांपल अगर किसी हेरिडिटी में, यानी कि अगर उसके फादर को या उसके मदर को या उसके भी अगर ग्रैंड पेरेंट्स को अगर हियरिंग इम्पेयरमेंट है, तो चांसेस हाई है कि बच्चे को भी आगे वो ट्रेट पास ऑन हो सकते हैं। फिर है सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन, यानी बच्चों के बिहेवियर को नोटिस करके उन्हें ऑब्जर्व करके भी हम इसके आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई बच्चा है जो एक साइड पर कान करके किसी इंस्ट्रक्शंस को सुन रहा है, या फिर दोबारा से हमें रिक्वेस्ट कर रहा है कि बार बार रिक्वेस्ट कर रहा है कि इंस्ट्रक्शंस को रिपीट किया जाए, या फिर किसी तरह के उसके कानों में किसी तरह की पेन या प्रॉब्लम के इश्यूज को फेस कर रहा है, तो हाई चांसेस है उसे किसी तरह का हियरिंग इम्पेयरमेंट हो। इसके बाद है रेमेडियल स्ट्रेटजीज, यानी कि अगर इन केस किसी बच्चे को हियरिंग इम्पेयरमेंट है, तो हम कौन कौन सी ऐसी स्ट्रेटजीज अडॉप्ट कर सकते हैं एज अ टीचर, हम उन्हें किस तरह से असिस्टेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो है कुछ ऐसे टेक्नोलॉजीज का, असिस्टिव टेक्नोलॉजीज का यूज़ करके, फॉर एग्जांपल एफएम सिस्टम या हियरिंग एड्स, जैसे कि इस बच्चे ने डाला हुआ है, ये होता है हियरिंग एड का यूज़ करके हम उसकी जो है हियरिंग की कैपेसिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। यानी कि अगर उससे 90 डेसिबल्स तक सुन रहा है, तो इसको लगाने के बाद वो ईज़िली 20 से लेकर 30 डेसिबल्स तक ईज़िली वो सुन पाएगा। फिर है इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान बनाना, यानी कि हर बच्चे के लिए व्यक्तिगत रूप से आईईपी टीम्स का निर्माण करना, जिसमें इंक्लूडेड होते हैं पेरेंट्स, टीचर्स, कम्युनिटी मेंबर्स, उसके पीयर ग्रुप्स, ये सभी लोग मिलकर एक आईईपी टीम बनाते हैं। फिर है बच्चे को लिप रीडिंग और साइन लैंग्वेज सिखाना, जिससे बच्चे इजीली आपस में कम्युनिकेट कर पाए। तो स्टूडेंट्स, हियरिंग इम्पेयरमेंट के बाद हमारे पास है नेक्स्ट टाइप, जो कि है विजुअल इम्पेयरमेंट। यानी यहाँ पर बच्चे की देखने की एबिलिटी अफेक्ट होती है, जो रेंज करती है पार्शियल विजन लॉस से लेकर कंप्लीट ब्लाइंडनेस तक। यानी कि हम विजुअल इम्पेयरमेंट को आगे दो टाइप्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। एक तो है लो विजन एंड दूसरा है लीगली ब्लाइंड। अभी अच्छे से कंसेप्ट को समझो कि विजुअली इम्पेयर्ड वो पर्सन नहीं है जो कोई स्पेक्स या कॉन्टैक्ट लेंसेज का यूज करता है। विजुअली इम्पेयर्ड वो पर्सन है जिसकी आईसाइट करेक्शन करने के बाद भी, यानी कि स्पेक्स या फिर किसी तरह की मेडिकल सर्जरी या फिर आई ग्लासेस का यूज करने के बाद भी इतनी वीक है कि वो नॉर्मल पर्सन जैसी एक प्रॉपर विजन को अचीव नहीं कर पाता, तो वो पर्सन होते हैं विजुअली इम्पेयर्ड की कैटेगरी में। अब यहाँ पर लो विजन का क्या मतलब है कि अगर कोई पर्सन का विजन 20/70 से लेकर 20/200 की रेंज के बीच में है विद करेक्शन, यानी कि स्पेक्स लगाने के बाद भी, तो वो पर्सन आता है लो विजन की कैटेगरी के अंदर। एंड उसके बाद है लीगली ब्लाइंड, यानी कि सरकारी रूप से उन्हें ब्लाइंड कहा जाता है। अभी यहाँ पर भी दो केसेस हैं, इसको भी समझिए कि लीगली ब्लाइंड वो पर्सन नहीं है जिन्हें कुछ नहीं दिखता। जनरली हम क्या मानते हैं कि लीगली ब्लाइंड का मतलब है उसे कुछ भी नहीं दिखता होगा, पर नहीं, लीगली ब्लाइंड के भी आगे दो केसेस हैं। सबसे पहले तो है टोटल ब्लाइंडनेस। ये वो केसेस है जहां पर उसको क्या है, अंधेरा, एक प्रॉपर ब्लैक दिख रही है, उसके लिए लाइट की किसी भी तरह की कोई परसेप्शन नहीं है, टोटली ब्लाइंड के केस में। और सेकंड कैटेगरी होती है एंगुलर ब्लाइंडनेस। एंगुलर ब्लाइंड वो पर्सन होता है जिनकी विजन 20/200 से भी वीक है। यहाँ पर रेंज था 20/70 टू लेके 20/200। यहाँ पर 20/200 से भी वीक विजन वाले, यहाँ पर इन्हें दिख तो रहा है पर इतना ज्यादा ब्लर कि ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि जो इनकी आंखों के जस्ट पास है उसको भी इन्हें अच्छे से फोकस नहीं कर पाते। तो वो आता है एंगुलर ब्लाइंडनेस के केस में। क्लियर? आगे इसके आइडेंटिफिकेशन का क्या साइन है?
तो सबसे पहला है मेडिकल एग्जामिनेशंस कंडक्ट करवाकर। तो आपको पता होगा कि डॉक्टर्स के पास क्या होता है, एक स्नैनर्स चार्ट होता है, या सबसे बड़ा ई लिखा होता है, उसके बाद बिग लेटर्स होते हैं, फिर उसके बाद स्मॉल लेटर्स होने शुरू हो जाते हैं, तो वो क्या है, मेडिकल एग्जाम्स कंडक्ट करवा सकते हैं। जनरली एडवाइस किया जाता है कि स्कूल के लेवल में जब आपकी एज 18 ईयर से कम है, देन आपको 2 टाइम्स इन अ ईयर आपको मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा लेना चाहिए। ये लिखा भी हुआ है यहाँ पर, ट्वाइस अ ईयर। ओके। बच्चे के बिहेवियर को नोटिस करते हुए, यानी कि अगर बच्चा बहुत ज़्यादा ब्लिंक कर रहा है, आँखों को चपक रहा है, या फिर अपनी आँखों को या अपने सर को टिल्ट कर रहा है, जिस जहाँ पर भी इंफॉर्मेशन लिखी है, तो वो केस हो सकता है, उसको विजुअल या तो किसी तरह की दिक्कत है, तो या फिर वो पूरी तरह से इम्पेयर्ड है पर्सन। ओके। इसके बाद है एकेडमिक डिफिकल्टीज, यानी कि जब बच्चा पढ़ रहा है तो उसमें या तो उसको रीडिंग में दिक्कत है, राइटिंग में दिक्कत है, या फिर जो ब्लैक बोर्ड में लिखा है उसको कॉपी करने में दिक्कत है, तब भी एक केस हो सकता है उसको विजुअली वो प्रॉपर विजन ना मिल रही हो। फिर है सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन, यानी हम एज टीचर बच्चे को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अगर बच्चे की आई मूवमेंट्स और आई स्टेज को कंप्लेंट कर रहा है, तब भी चांसेस है कि उस बच्चे को विजुअल किसी तरह की इम्पेयरमेंट है। किस तरह से हम डील कर सकते हैं, किस तरह से हम उनकी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं, तो सबसे पहला है असिस्टिव डिवाइसेस का यूज़ करना। वहाँ पर भी असिस्टिव डिवाइसेस थे, वहाँ पर हम क्या करते थे, एक साउंड एम्पलीफायर का यूज़ करते थे, जो हमने कानों के बीच में उनके लगा दिया था। ओके। पर यहाँ पर हम क्या करेंगे, उन्हें ब्रेल डिवाइसेस यूज़ करवा सकते हैं। तो ब्रेल क्या होता है, 6 डॉट से बना एक ऐसा अरेंजमेंट होता है जो यूज़ करते हैं जो पर्सन विजुअली ब्लाइंड होते हैं, जो टोटली ब्लाइंड पर्सन होते हैं। मैग्नीफायर्स का यूज़ कर सकते हैं, तो इस इमेज में क्या है, मैग्नीफायर्स का ही यूज़ किया गया है। आईईपी प्लान्स, जो हमने पिछले वीडियो में पिछले पार्ट में भी कवर किया था, आईईपी प्लान्स बना सकते हैं ऐसे बच्चों के लिए, उनकी पर्सनलाइज्ड नीड्स के अकॉर्डिंग। फिर है अपने लर्निंग मटेरियल्स को मॉडिफाई करके, फॉर एग्जांपल लार्ज प्रिंट बुक्स। तो इस वीडियो में इस फोटो में क्या है कि हमें लार्ज प्रिंट बुक्स का यूज़ किया है ऐसे बच्चों को पढ़ाने के लिए। जनरली ये जो फ़ॉन्ट आप देख रहे हैं, ये 24 का फ़ॉन्ट है, यहाँ पर जो फ़ॉन्ट यूज़ किया जाता है, ये 60 प्लस का फ़ॉन्ट यूज़ किया जाता है। हाई कंट्रास्ट विजुअल्स दे सकते हैं हमें, या फिर उन्हें जो ग्राफिक्स है वो ऐसे होने चाहिए कि उन्हें ईज़िली कलर्स के बीच में डिफरेंशिएट कर सके वो पर्सन्स। फिर है क्लासरूम्स में किसी तरह का अकोमोडेशन कर सकते हैं, कुछ चेंजेस ला सकते हैं, जैसे कि बच्चे को बोर्ड के पास में बिठाकर पढ़ाना, या फिर जो क्लासरूम का साइज़ है उसको छोटा करना, या फिर उसके साथ उसको एक ऐसा बडी देना, उसको एक ऐसा पर्सन देना जो उसको टाइम टू टाइम उसको गाइड करता रहे। क्लियर? विजुअल इम्पेयरमेंट के बाद हमारे पास आती है नेक्स्ट टाइप, जो कि है ऑर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट, यानी कि यहाँ पर पर्सन की फिजिकल एबिलिटी जो है वो हैम्पर होती है। फिजिकल एबिलिटी का क्या मतलब है कि बच्चे की कोई की मूवमेंट की फैसिलिटी, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी, उसकी आई मूवमेंट, उसके हैंड मूवमेंट, उसके मसल मूवमेंट्स यहाँ पर हैम्पर होते हैं। इसके कुछ कॉमन एग्जांपल्स क्या-क्या है? सेरेब्रल पल्सी है, मस्कुलर डिस्ट्रोफी है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, लिम्ब एम्पुटेशंस। ओके, अगर आप याद रख सकते हैं वेल एंड गुड है, नहीं रख सकते कोई इश्यू नहीं है यहाँ पर। ऑर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट भी बेसिकली आगे 2 तरह से कैटेगराइज़ किया गया है। मैंने दोनों कैटेगरी हर एक में इसीलिए इंक्लूड की है सो दैट कि जब एग्जाम्स में लिखे ना तो आपको याद रहे कि 2 तो कुछ था। क्या था वो 2, तो आपको ईज़िली वो याद आ जाएगा। ओके? तो ऑर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट के क्या 2 कारण हो सकते हैं, क्या 2 कंडीशंस हो सकती हैं? तो सबसे पहली कंडीशन है कंजेनिटल। कंजेनिटल कंडीशन और एक्वायर्ड कंडीशन, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है कि कंजेनिटल कंडीशंस वो कंडीशंस है जो बच्चे को बाय बर्थ, यानी कि जन्म लेते समय या जन्म लेने से पहले प्रेगनेंसी के टाइम होती है। अभी ये हो सकता है कि अगर जो मदर है उसकी डाइट अच्छी ना हो, या फिर किसी तरह की इंजरी आ जाए मदर को प्रेगनेंसी के टाइम, या फिर जब बच्चे की डिलीवरी होती है उस समय किसी तरह की प्रॉब्लम आ जाए, तो वो आ जाता है कंजेनिटल। यहाँ पर पर्सन का इस चीज़ में कोई होल्ड नहीं रहता। क्लियर? इसके बाद है एक्वायर्ड कंडीशन, यानी कि हर वो कंडीशन जो आफ्टर बर्थ होती है, यानी जन्म लेने के बाद किसी तरह का ट्रॉमा हो गया, किसी तरह की इंजरी हो गई, किसी तरह का डिसीज हो गया, जो एक्सटर्नली होता है, यानी कि आफ्टर बर्थ होता है, वो आता है एक्वायर्ड कंडीशन के अंडर। क्लियर? तो हियरिंग में हमने अगर बात करें तो हमने कवर किया था 2 तरह की कंडीशन थी। एक तो था कि सेंसरी न्यूरल जो अंदर की तरफ से होता था, एक था कंडक्टिव हियरिंग लॉस। ओके। फिर हमने विजुअल में हमने बात की थी 2 तरह की, एक तो होता था लीगली ब्लाइंड पर्सन और एक होता था लो विजन पर्सन।
ऑर्थोपेडिक में 2 तरह की बात की है, एक तो है कंजेनिटल कंडीशन, एक है एक्वायर्ड कंडीशन। क्लियर यहाँ तक? इसके बाद है इसके कुछ आइडेंटिफिकेशन के साइंस। तो सबसे ज़्यादा ईज़िली यही आइडेंटिफ़ाई किया जा सकता है। कैसे आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं? फिज़िकल एग्ज़ाम्स करवाकर। वहाँ पर मेडिकल एग्ज़ाम से ईएनटी स्पेशलिस्ट थे, वहाँ पर स्नेडल्स चार्ट था एंड यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन करवा सकते हैं, एक ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट के थ्रू, ओके? वो क्या-क्या चेक करेगा? बच्चे की मोबिलिटी, बच्चे की स्ट्रेंथ, उसके जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी और किसी भी तरह की विजिबल यानी कि जो हम बाहर से देख सकते हैं किसी भी तरह के अबनॉर्मैलिटीज या फिर डिफॉर्मिटीज। क्लियर? फिर है मेडिकल हिस्ट्री बच्चे की, केस स्टडी करवाकर या फिर बच्चे की जो मेडिकल हिस्ट्री है कि उसके प्रीवियस टाइम में किस तरह की इंजरी या सर्जरी तो नहीं थी, इन केस अगर थी तो क्या वो अच्छे से परफॉर्म की गई थी, तो वो आ जाता है बच्चे की मेडिकल हिस्ट्री के अंदर। एंड फिर है सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन कि अगर बच्चे की यहाँ पर स्वेलिंग आ रही है, वीकनेस है या फिर बच्चा पेन को सफ़र कर रहा है या फिर बच्चे का तुरने का या बैठने का तरीका, उसका पोस्चर अलग है, उसके मूवमेंट का पोजीशन अलग है, तो वो सभी जो होती है आइडेंटिफिकेशन के साइंस के अंडर आती है। इसके बाद है रेमेडियल स्ट्रेटजीज, हम किस तरह से ऐसे बच्चे को डील कर सकते हैं। तो सबसे पहला है थेरेपीज कंडक्ट करवाकर। काउंसलिंग्स और थेरेपीज ये हर एक में कॉमन आएंगी। तो यहाँ पर क्योंकि फिजिकली बात की जा रही है तो यहाँ पर क्या होगी? थेरेपीज होगी, जहाँ पर बच्चे की मोबिलिटी, स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी और आई टू मसल कोऑर्डिनेशन जो है वो अच्छा करने की बात की जाएगी। क्लियर? फिर है आईईपी प्लान्स बनाकर, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान। बार-बार मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ बिकॉज़ ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है एंड कॉमन भी है। तो हर एक में आप ये पॉइंट को लिखेंगे तो कोई भी टीचर आपका मार्क्स नहीं काट सकता। क्लियर? फिर है कुछ असिस्टिव डिवाइसेस का यूज़ करना, जिसमें इंक्लूडेड है व्हीलचेयर, क्रचिस, वॉकर्स और किसी भी तरह का ऐसा एड जिससे बस पर्सन क्या है? मोबिलिटी यानी कि तुर फिर सके। ओके? और उसका जो फिज़िकल स्ट्रेन है वो कम हो सके। तो ये था ऑर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट। अगर यहाँ पर भी कोई डाउट आया है आपको तो आप प्लीज़ बता सकते हैं। मैं थोड़ा-सा भी फ़ास्ट हो गया हूँ बिकॉज़ सभी में पॉइंट्स ऑलमोस्ट सेम है। अगर आप पहले के पॉइंट्स देखें और अब के पॉइंट्स देखें तो आइडेंटिफिकेशन और रेमेडियल दोनों के पॉइंट्स लगभग हमें सेम ही मिलते हैं। चलिए, तो इसके बाद हमारे पास है इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट, यानी कि यहाँ पर क्या है? ब्रेन के रिलेटेड इम्पेयरमेंट है। बच्चे की सोचने की, समझने की, रीजनिंग यानी कि तर्क करने की शक्ति, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, ठीक है? ये सभी जो है अफेक्ट होती है इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट में। तो बच्चे की कॉग्निटिव फंक्शनिंग से जुड़ा है, जहाँ पर बच्चे का बिहेवियर भी जो है अफेक्ट होता है। इससे क्या-क्या और इफ़ेक्ट होता है? उसके बच्चे की लर्निंग, रीज़निंग करने की एबिलिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, अपने डेली के ईज़ी टास्क को करने में भी बच्चे को डिफ़िकल्टी आती है। अभी कौन-कौन सा पर्सन्स इंटेलेक्चुअली इम्पेयर्ड है? तो हमने आई विज़न में देखा था कि अगर किसी की देखने की एबिलिटी 20/70 से लो है, तो वो पर्सन था विज़ुअली इम्पेयर्ड। यहाँ पर भी आप 70 से ही याद रख सकते हैं कि जिनका आईक्यू 70 से कम है, तो वो पर्सन्स आते हैं इंटेलेक्चुअली इम्पेयर्ड की कैटेगरी के अंडर। अभी नॉर्मली क्या आईक्यू रेंज होता है? तो वो है 89 से लेकर 109 तक। पर जिन पर्सन्स का 89 से भी कम आ जाता है यानी कि 70 से भी डाउन आता है, तो वो पर्सन्स इंटेलेक्चुअली इम्पेयर्ड आते हैं। क्लियर? इसमें भी एक लेवल आता है प्रोफाउंड, जो बहुत कॉमनली पूछ लिया जाता है। प्रोफाउंड का क्या होता है? 1 से लेकर 24 तक होता है। ये तो जी लेवल होता है प्रोफाउंड पर्सन्स का। इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट की कैटेगरीज बिल्कुल ही ऑर्थोपेडिक की तरह कॉमन है। कंजेनिटल कंडीशन यानी कि बर्थ के दौरान या बर्थ से पहले, और एक्वायर्ड कंडीशन यानी कि आफ्टर बर्थ अगर किसी भी तरह की इलनेस, इंजरी या फिर किसी भी तरह का ट्रॉमा के कारण होता है। ओके? यहाँ पर कंजेनिटल कंडीशन के भी आगे 2 टाइप्स दिए हैं। अगर आप समझना चाहें तो समझ सकते हैं कि जेनेटिक डिसऑर्डर क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं, जब बर्थ के टाइम जो क्रोमोसोम में किसी तरह की म्यूटेशन के कारण, तो वो होता है जेनेटिक डिसऑर्डर। प्रीनेटल फैक्टर्स क्या होते हैं कि मदर का अच्छा डाइट ना होना या फिर उन्हें किसी तरह की मेडिकल हिस्ट्री में ऐसा कुछ होना कि उनका आईक्यू कम होना, तो वो सभी आ जाते हैं प्रीनेटल फैक्टर्स के अंडर। इसके बाद है हम किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो बहुत ही कॉमन मेथड हमें सबको पता है, आईक्यू टेस्टिंग करवा सकते हैं।
विस्क स्केल और स्टैनफोर्ड बिनेट स्केल का हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी जो लेवल्स दिए हैं प्रोफाउंडली यहाँ पर आपको याद रखना है। और जो 89 है, 89 से प्लस वाले तो परसेंटेज होते हैं वो एवरेज के अंदर आ जाते हैं। वो एक बिल्कुल भी उन्हें किसी भी प्रकार का रिस्क नहीं होता है। पर जो ये जो कैटेगरी है, ये कैटेगरी आ जाती है हमारी इम्पेयरमेंट की कैटेगरी के अंडर। इसके बाद है हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं स्क्रीनिंग और ऑब्जर्वेशन के थ्रू कि बच्चे की डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ अगर वो सिंपल डेली एक्टिविटीज़ में भी अगर उसको सफ़र कर रहा है, यानी कि अपने सोशल टास्क को अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, अपनी साफ सफाई को अच्छे से नहीं कर पा रहा है, तो वो पर्सन इंटेलेक्चुअल इम्पेयर्ड की कैटेगरी के अंडर आता है। फिर है बच्चे का मेडिकल एग्ज़ाम कंडक्ट करवाकर और डेवलपमेंटल हिस्ट्री बच्चे की, जो विकास की गति है उसको ध्यान रख सकते हैं। जैसे कि प्री नेटल बच्चे का जो भी मदर का मेडिकल हिस्ट्री थी उसको ध्यान में रख के, बर्थ के टाइम या आफ्टर बर्थ के टाइम जो उसकी फैमिली हिस्ट्री है, जो उसके केस स्टडी में हम स्टडी कर सकते हैं। तो इन सभी मेथड्स के थ्रू हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि पर्सन इंटेलेक्चुअल इम्पेयर्ड है या नहीं है। ओके, तो इसके बाद है हमारे पास रेमेडियल स्ट्रेटजीज ऐसे पर्सन्स के लिए अगर कोई पर्सन इंटेलेक्चुअली इम्पेयर्ड है। तो सिंपल बेसिक लाइफ स्किल ट्रेनिंग हम उन्हें प्रोवाइड कर सकते हैं कि एटलीस्ट वो अपनी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ को ईजिली कंडक्ट कर पाए। फिर है इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन प्लान, फिर से मैंने इसलिए रिपीट किया है, इंपॉर्टेंट है पॉइंट। उसके बाद है लाइफ स्किल ट्रेनिंग, तो जैसे कि पर्सनल हाइजीन, मनी मैनेजमेंट कैसे करना है, अपने समय को कैसे मैनेज करना है, सोशल इंटरेक्शंस कैसे कैरी आउट करने हैं। तो ये सभी आते हैं बेसिक लाइफ स्किल्स के अंदर। फिर है ओवरऑल एक इंक्लूसिव क्लासरूम एनवायरनमेंट क्रिएट करके। अभी इंटेलेक्चुअली पर्सन और भी ज़्यादा सीवियर हो जाएगा अगर उसको क्लासरूम से निग्लेक्ट कर दिया जाए, बिकॉज ऑलरेडी वो इतने ज़्यादा अंदर से सफ़र कर रहे होते हैं सोशली भी और इमोशनली भी, कि अगर उन्हें और किसी तरह की सेग्रीगेशन दी जाए तो वो बिल्कुल ही टूट जाएंगे अंदर से। तो हमें ओवरऑल जो हमारा क्लासरूम है वो इंक्लूसिव बनाना है ऐसे बच्चों के लिए भी। क्लियर? ओके, तो इसके बाद है हमारा सेकेंड यूनिट का लास्ट टॉपिक जो कि है लर्निंग डिसेबिलिटी। तो लर्निंग डिसेबिलिटी जुड़ा है बच्चे की एकेडमिक परफॉर्मेंस से, यानी कि यहाँ पर बच्चे जो बेसिक स्किल्स होती हैं जैसे कि रीडिंग, राइटिंग, मैथमेटिक्स की, रीजनिंग की या कॉम्प्रिहेंशन की एबिलिटी इसमें सफ़र करता है। इस केस में क्या है कि ये आता है बच्चे के न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के अंडर, यानी कि जो हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम होती है इसके डिसफंक्शनिंग या फिर डिलेड डेवलपमेंट के कारण होता है लर्निंग डिसेबिलिटी। ओके, तो इसमें एक और पॉइंट आपको ध्यान में रखना होगा कि डिस्पाइट द पर्सन हैविंग एवरेज और अबव एवरेज इंटेलिजेंस, तो हो सकता है कि जो लर्निंग डिसेबल्ड पर्सन है उसका आईक्यू जो हमने जस्ट पढ़ा है, उसका आईक्यू हो सकता है या तो एवरेज के आसपास हो, यानी कि 89 से लेके 109 तक हो, या हो सकता है उससे भी अबव हो, बट स्टिल वो एजुकेशन के किसी पर्टिकुलर सेक्टर में किसी तरह की डिफिकल्टी को फेस कर रहा हो। तो वो स्टूडेंट आता है लर्निंग डिसेबिलिटी के अंदर। अभी लर्निंग डिसेबिलिटी एक अम्ब्रेला टर्म है। अम्ब्रेला टर्म का क्या मतलब है कि इसके अंदर कई सारे एडिशनल पॉइंट्स आते हैं। जैसे कि सबसे पहला है डिसलेक्सिया, जहां पर वर्ड डिस का मतलब है लर्निंग डिसेबिलिटी और लेक्सिया वर्ड का मतलब होता है रीडिंग स्किल्स। यहाँ पर बच्चे की रीडिंग स्किल्स जैसे कि उसका वर्ड रिकॉग्निशन, डिकोडिंग यानी कि जो लिखा है उसका मतलब समझना, स्पेलिंग्स को समझना और उसकी रीडिंग की फ्लुएंसी यानी कि बोलने का जो शक्ति है वो कमजोर होती है। इसके बाद आता है डिसग्राफिया। फिर डिस का मतलब है लर्निंग डिसेबिलिटी और ग्राफिया, ग्राफिया क्या होता है? राइटिंग एबिलिटी। तो यहाँ पर बच्चे की राइटिंग की एबिलिटी अफेक्ट होती है। यहाँ पर क्या है? पुअर हैंड राइटिंग बच्चे की होगी, जो उसके स्पेलिंग होते हैं, जो आर्टिकुलेशन होते हैं स्पेलिंग्स के, वहां पर बच्चे को दिक्कत आएगी। ग्रामर मिस्टेक्स होंगी और ऑर्गेनाइज करने में वर्ड्स को एक पेपर के अंदर, यानी कि अगर हम उन्हें दो लाइंस दे दें और इसके अंदर लिखने को कहें कि ABCD लिखना है, तो वो क्या करेगा? एक तो छोटा ए बना देगा, फिर कई बार वो क्या करेगा? इस तरह से उन्हें डिसऑर्गेनाइज कर देगा। इसके बाद आता है डिसकैलकुलिया। डिस का क्या मतलब अभी बताया मैंने, लर्निंग डिसेबिलिटी। कैलकुलिया, कैलकुलेटर क्या होता है? मैथमेटिक्स के रिलेटेड। यानी यहाँ पर बच्चे जो बेसिक नंबर सिस्टम्स है, जैसे कि प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड करना,
या फिर जो मनी के लेटर लेना देना, फॉर एग्जांपल मैंने आपको 10 रुपए दिए और आपसे 5 रुपए का सामान ले लिया, तो मेरे पास कितने रुपए बच गए, तो वो सब ये बातें क्या आती हैं डिसकैलकुलेट के अंडर। फिर है ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, यानी कि जो उन्हें ऑडिटरी के रूप में जो उन्हें सुनाई दे रही है इंफॉर्मेशन, यहाँ पर बच्चे को कॉम्प्रिहेंड करने में यानी समझने में दिक्कत होती है। कहाँ पर दिक्कत होती है? स्पोकन लैंग्वेज में, यानी जो उन्हें बोलकर इंस्ट्रक्शंस दी जा रही है उसको समझने में। इसके बाद हमारे पास है विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, तो वहाँ पर ऑडिटरी था, जो सुनाई दे रहा था उसमें दिक्कत थी, यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है उसमें दिक्कत है। जैसे कि मैप्स को रीड करना, चार्ट्स को रीड करना या मॉडल्स को देखना, इसमें ऐसा बच्चे को देखने में दिक्कत नहीं है, जस्ट वो जो वो देख रहा है उसको मेंटली प्रोसेस करने में यानी कि दिमाग में प्रोसेस करने में उस पर्सन को दिक्कत आ रही है। यानी कि आप इसको ऐसा नहीं कह सकते कि वो पर्सन विजुअली इम्पेयर्ड है, वो एक अलग कंसेप्ट है। वहाँ पर आपकी देखने में जो ब्लरनेस आ जाती है आँखों में, यहाँ पर क्या है कि प्रोसेस करने में यानी कि दिमाग तक सिग्नल्स को लेकर जाने में दिक्कत होती है। इसके बाद है डिस्प्रेक्सिया। प्रेक्सिया का क्या मतलब होता है? मोटर स्किल्स यानी कि मूवमेंट करने में, बैलेंस बनाने में, कोऑर्डिनेशन करने में। फाइन मोटर स्किल्स जो हम लिखने में यूज़ करते हैं ना अपने हाथों का, अपनी उँगलियों के टिप्स का यूज़ करते हैं, तो वो आता है फाइन मोटर स्किल्स में। ग्रॉस मोटर स्किल्स कौन-सी होती हैं? जो हम चलने-फिरने या फिर दौड़ने के लिए जो यूज़ करते हैं, वो होती है हमारी ग्रॉस मोटर स्किल्स जो बड़े मोटर्स होते हैं। और लास्ट है डिस्फेजिया, यानी यहाँ पर वर्ड्स को बोलने में, वर्ड्स को प्रोनाउंस करने में दिक्कत होती है, और जो बोले गए वर्ड्स हैं उनको समझने में यानी कि कॉम्प्रिहेंड करने में पर्सन को दिक्कत होती है डिस्फेजिया के अंदर। क्लियर? जल्दी से रिवाइज कर ले। सबसे पहले हमने जो पढ़ा था वो था डिसलेक्सिया यानी कि पढ़ने में दिक्कत, ग्राफिया लिखने में दिक्कत, कैलकुलिया मैथ्स में किसी भी तरह के नंबर रिलेटेड दिक्कत, ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर जो सुना है उसको प्रोसेस करने में दिक्कत, उसके बाद विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर जो देख रहे हैं उसको प्रोसेस करने में दिक्कत, डिस्प्रैक्सिया मोटर स्किल्स के रिलेटेड यानी चलने फिरने तुरने और बैलेंस करने में दिक्कत, डिस्फेजिया यानी कि बोलना और जो बोला गया है उसको कॉम्प्रिहेंड यानी कि समझने में दिक्कत। ये सभी आ गई हमारी लर्निंग डिसेबिलिटीज। एंड इसी के साथ हमारा सेकंड यूनिट भी हो गया है कंप्लीट। बहुत नज़दीक आ गए हैं हम वीडियो के एंड के। एंड इसके बाद हमारे पास आता है हमारा थर्ड एंड द लास्ट यूनिट जो कि है इनिशिएटिव्स एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज। ओके, एंड इसमें भी हम स्टार्ट करेंगे सबसे इजी और इंटरेस्टिंग टॉपिक से जो कि है आईसीटी। तो आईसीटी की फुल फॉर्म क्या है? तो वो है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अभी एजुकेशन के सेक्टर में हर वो डिवाइसेस या हर वो गैजेट आईसीटी के अंदर आता है जिससे हम एजुकेशन में यानी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में एक हिसाब से एड प्रोवाइड कर सके। तो इसमें इंक्लूडेड है कंप्यूटर्स, इंटरनेट की फैसिलिटी, स्मार्ट बोर्ड या इंटरेक्टिव बोर्ड्स, एजुकेशनल सॉफ्टवेयर्स, कुछ असिस्टिव टेक्नोलॉजीज एंड मल्टीमीडिया रिसोर्सेज। क्लियर? तो इसमें भी बेसिकली आगे हम इसको दो टाइप्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। एक्चुअली कैटेगरी तो एक ही है, इसी के अंडर आती एक सब कैटेगरी है जो कि है अडेप्टिव टेक्नोलॉजी। तो पहला है असिस्टिव टेक्नोलॉजी, उसी का एक सब पार्ट है जो कि है अडेप्टिव टेक्नोलॉजी। इनको समझते हैं। तो सबसे पहले असिस्टिव टेक्नोलॉजी क्या है कि हर वो डिवाइसेस, हर वो टूल्स या सॉफ्टवेयर जो डिज़ाइन किया जाता है उन इंडिविजुअल्स के लिए जिन्हें किसी प्रकार की कोई डिसेबिलिटी है यानी विकलांगता है। एंड इस तरह के गैजेट से टेक्नोलॉजी से हम क्या एडवांस कर सकते हैं? हम उनके कम्युनिकेशन स्किल्स एडवांस कर सकते हैं। हो सकता है उनकी मोबिलिटी यानी चलने फिरने की एबिलिटी को हम एडिशनली बूस्ट कर सकें, या उनकी जो लर्निंग एबिलिटी है उसको हम ईज कर सकें। इसी के अंदर अभी ये अडेप्टिव टेक्नोलॉजी क्या है? देखिए, इस केस में अगर आप देखें तो एक पर्सन व्हीलचेयर का यूज़ कर रहा है, यानी कि उसकी मोबिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए, चलने-फिरने की कैपेसिटी को इंक्रीज़ करने के लिए, क्लियर? बट उसी को अगर हम पर्सनलाइज़ कर दें, तो इस एग्ज़ाम्पल में स्टीफन हॉकिंग साहब के भी जो थे, बेसिकली ऑर्थोपेडिक इम्पेयर्ड थे वो। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसी के अंडर कुछ ऐसे टेक्नोलॉजी को अडेप्ट कर दिया, इसी को ही मॉडिफाई किया है जिसमें उन्होंने क्या किया, अपने हैंड जेस्चर्स का यूज करके इसको कंट्रोल करना शुरू कर दिया। अपने बिल्कुल उनके मुंह के पास अगर आप देखें तो एक छोटा सा डिवाइस है, तो उस डिवाइस से क्या है कि माउथ की वाइब्रेशंस के थ्रू वो यहाँ पर अपने डाटा को प्रेजेंट करते हैं।
तो वो सभी एग्जांपल्स क्या आती हैं, वो आती है अडैप्टिव टेक्नोलॉजी की। तो अडैप्टिव टेक्नोलॉजी क्या है? एक सब कैटेगरी है असिस्ट टेक्नोलॉजी की, जो कि स्पेसिफिकली मॉडिफाइड की जाती है या कस्टमाइज्ड की जाती है अपनी इंडिविजुअल नीड्स को फुलफिल करने के लिए। तो इनकी व्यक्तिगत ज़रूरत को फुलफ़िल करने के लिए इन्होंने इस चीज़ को क्या किया, मॉडिफ़ाई कर दिया। तो वो आ जाता है अडैप्टिव टेक्नोलॉजी। असिस्टिव क्या है? जनरल टेक्नोलॉजी जो हर एक डिसेबल्ड पर्सन यूज़ करता है, बट अडैप्टिव टेक्नोलॉजी है उसमें भी कुछ मॉडिफ़िकेशंस लाकर। इसके बाद है आईसीटी की क्या-क्या एडवांटेजेस हैं, तो बहुत ईज़ी एडवांटेजेस हैं। सबसे पहला तो है लर्निंग कैसी होती है, एंगेजिंग होती है, इंटरैक्टिव होती है। जो बोरियत भरी क्लास होती है, ब्लैक बोर्ड का यूज़ करना, चॉक डस्टर्स का यूज़ करना, तो वो आज के टाइम पे क्या है, एक लेक्चर मेथड नेगेटिव बन चुका है। बट अगर हम वहीं यूट्यूब की बात करें या फिर स्मार्ट क्लासेस की बात करें या वर्चुअल लैब्स की बात करें, वीआर हेडसेट्स जो आपने देखे होंगे, या स्मार्ट बोर्ड्स की बात करें, उससे क्या है जो लर्निंग है वो और भी ज़्यादा एंगेजिंग हो जाती है। उसके बाद है बच्चे की कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन स्किल्स इंक्रीज होती हैं, जैसे कि लाइव डिस्कशंस में पार्ट लेना या फिर डिबेट्स में पार्ट लेना, तो वो हम कर सकते हैं आईसीटी का यूज़ करके। उसके बाद है इंडिपेंडेंस को इंक्रीज करना, कॉन्फिडेंस वो बच्चे के इंक्रीज करना। तो जो टीचर का डिपेंडेंसी है बच्चों के ऊपर बहुत हद तक कम हो जाती है। अगर आपने भी अपने स्कूल लाइफ में स्मार्ट बोर्ड्स का यूज़ किया होगा, तो टीचर्स क्या है मोस्ट ऑफ द टाइम में एक साइड में बैठ जाते हैं एंड जो खुद ही बच्चे एक साथ जो इंटरेक्टिव होते रहते हैं उस स्मार्ट बोर्ड को लेकर। तो इंडिपेंडेंस आती है हमारे स्टूडेंट्स के बीच में, टीचर पे जो डिपेंडेंसी है वो रिड्यूस हो जाती है। ओके, कॉन्फिडेंस आता है कि हमें पता है कि जो टेक्नोलॉजी हमें दे रहा है वो बिल्कुल ही ऑथराइज्ड होगा इंफॉर्मेशन, तो ओवरऑल एक कॉन्फिडेंस आता है। क्लियर? इसके बाद है फैसिलिटेट्स टीचर ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस। अभी आज के टाइम क्या है कि जो इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग है वो हो रही है ऑनलाइन। तो आपने देखा होगा कि ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लगते हैं जूम मीटिंग का यूज़ करके या फिर जो भी आजकल जो चल रहे हैं, उससे क्या होता है कि ऑनलाइन ही टीचर ट्रेनिंग की सर्विसेज को प्रोवाइड किया जाता है। आईसीटी के बाद हमारे पास है कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज और प्रोविजंस फॉर डिसेबल स्टूडेंट्स, जिसमें सबसे पहले हमारे पास है रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये वाला, अगर हम बात करें इंक्लूसिव एजुकेशन की गवर्नमेंट पॉलिसी से, जिसमें की है आरसीआई। जो कब लॉन्च हुआ था, वो हुआ था 1992 में। तो आरसी ने बेसिकली क्या किया कि जो डिसेबल पर्सन्स को फैसिलिटीज मिल रही थी, उन्होंने देखा कि काफ़ी ज़्यादा अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, तो उसको ऑर्गेनाइज और स्टैंडर्डाइज्ड करने का काम किया है आरसीआई ने। इसी के साथ इन्होंने क्या किया कि जो भी प्रोफेशनल ट्रेनर्स, फॉर एग्जांपल अगर आप या मैं अगर आज डिसेबल स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहते हैं, तो हमें एक आरसी के थ्रू जारी किया गया एक सर्टिफिकेट चाहिए होगा। अगर हमारे पास वो सर्टिफिकेट है, तभी हम ऐसे बच्चों को पढ़ा सकते हैं, अदरवाइज नहीं पढ़ा सकते। तो इन्होंने स्टैंडर्डाइज और रेगुलेट किया ट्रेनिंग ऑफ प्रोफेशनल्स को, यानी कि जो भी उन्हें पढ़ा रहे हैं। उसके बाद है कि आरसीआई एक्ट ऑफ 1992 इज अ लॉ दैट एस्टैब्लिश द आरसीआई एज स्टैट्यूटरी बॉडी। स्टैट्यूटरी बॉडी का क्या मतलब है कि भारत सरकार के द्वारा आरसीआई को एक स्टैट्यूटरी बॉडी का किताब मिला है, यानी कि एक ऐसी एजेंसी है जो खुद से लॉज को बना सकती है और उसे पास भी कर सकती है। इसी के साथ इनका मेजर एम रहता है कि प्रमोट करना रिसर्च एंड एजुकेशन इन रिहैबिलिटेशन एंड स्पेशल एजुकेशन, यानी कि जो रेगुलरली रिसर्च और डेवलपमेंट का ध्यान रखना, आर&डी करवाना एजुकेशन के सेक्टर में। इसके बाद है कुछ डेट्स, तो सबसे पहले इनेक्ट कब किया गया था पार्लियामेंट में, वो था 1992। इसके पहले ये एक नॉन गवर्नमेंट एजेंसी थी। तो गवर्नमेंट एजेंसी ये कब बनी, जब उसको पार्लियामेंट में इनेक्ट किया गया, तो वो था 1992। स्टैट्यूटरी बॉडी कब बनाएगी, यानी कि इसको लॉ खुद से बनाने की ताकत कब दी गई, तो वो दी गई थी 1993 में। इसके बाद इसमें अमेंडमेंट यानी कि कुछ तब्दीली कब की गई थी, तो वो था 2000 ईयर में। ओके, इसके बाद इसके कुछ एडिशनल पॉइंट्स हैं। सबसे पहला है ट्रेनिंग स्टैंडर्ड्स। तो जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जो स्पेशल एजुकेटर्स बनना चाहते हैं, अगर आप प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, तो आपको एक स्टैंडर्डाइज्ड आपको सर्टिफिकेट चाहिए होगा आरसीए के थ्रू। रिकॉग्निशन ऑफ कोर्सेज, तो जो कोर्सेज आपको करने होंगे वो भी यही डिसाइड करेगी, आरसीए ही डिसाइड करेगी। और जो इंस्टीट्यूशंस वो कोर्सेज को करवाएंगे, यानी कि जो इंस्टीट्यूशन या स्कूल या यूनिवर्सिटीज़ होंगी और उनके जो कोर्सेज होंगे, ये सभी तरह के जो है
आरसीए के द्वारा ही इशू किए जाएंगे। इसी के साथ इन्होंने प्रमोट किया कॉन्टिन्यूअस लर्निंग को। कॉन्टिन्यूअस लर्निंग किनके लिए? इन्होंने कहा टीचर्स के लिए। तो इन्होंने कहा कि टीचर बनने के बाद ऐसा नहीं है कि आपको किसी भी तरह की एडिशनल नॉलेज को गेन नहीं करना है, आपको इन सर्विस ट्रेनिंग्स को लेना पड़ेगा। इसी के साथ है टीचर सर्टिफिकेशन, यानी जो टीचर्स को सर्टिफिकेट्स दिए जाने चाहिए, जो डिस्ट्रीब्यूट किए जाने चाहिए आफ्टर गेटिंग देयर ट्रेनिंग और आफ्टर गेटिंग देयर कोर्सेज, तो वो भी कौन देगा? आरसीए ही देगा। इसी के साथ इन्होंने लॉन्च किया डीडीआरसी को, यानी कि डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहैबिलिटेशन सेंटर्स को। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इन्होंने कुछ ऐसे सेंटर्स बनाए, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स, यानी कि ऐसे सेंटर्स बनाए जहाँ पर डिसेबल्ड पर्सन आ सकते हैं, अपने रह सकते हैं और अपने जो बेसिक लाइफ स्किल्स है उसको सीख सकते हैं। तो इन्होंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर यानी ग्राउंड लेवल पर अप्लाई करने के लिए डीडीआरसी को इम्प्लीमेंट किया। और इनका मेन एम यही था कि जो थेरेपिस्ट प्रोवाइड की जाए या उन्हें जो असिस्टिव टेक्नोलॉजी या काउंसलिंग चाहिए वो उन्हें टाइम टू टाइम प्रोवाइड की जाए। ओके, तो इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं तो रिहैबिलिटेशन आरसीए ने क्या किया, एक तो स्टैंडर्डाइज कर दिया सभी तरह की जो फैसिलिटीज डिसेबल्ड पर्सन्स को मिल रही थी उसको, गवर्नमेंट को एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड की, एडिशनल जो उन्हें एडवाइस चाहिए वो उन्हें टाइम टू टाइम प्रोवाइड की, प्लस जो यूनिवर्सिटीज़ हैं या फिर जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको रिकॉग्निशन दिया कि आप दे सकते हैं ऐसे कोर्सेज जो डिसेबल्ड पर्सन्स को पढ़ाने के लिए हैं, और सर्टिफिकेशंस इशू करते हैं, ये अभी भी करते हैं हर वो टीचर्स के लिए जो डिसेबल्ड पर्सन्स को पढ़ा रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारी गवर्नमेंट पॉलिसी है वो है पीडब्ल्यूडी एक्ट, यानी पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट। अभी ये आया था 1995 में, यानी कि रिहैबिलिटेशन के लगभग 3 साल के बाद। एंड बेसिकली जो पीडीए है जो कि इंडिया का पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट है, ये काफ़ी हद तक सिमिलर है यूनाइटेड स्टेट के अमेरिकन डिसेबिलिटी एक्ट यानी कि एडीए के, जिसमें इन्होंने कवर किया है 7 तरह की डिसेबिलिटीज को। एंड वो कौन कौन सी है? वो है ब्लाइंडनेस, लो विजन, लेप्रोसिक्योर्ड, हियरिंग इम्पेयरमेंट, लोकोमोटर डिसेबिलिटी एंड मेंटल इलनेस। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना हो कि कितने तरह की डिसेबिलिटी है, वो है 7। ये चाहे अगर आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। इनकी क्या की प्रोविजंस थे, क्या इन्होंने एडिशनल फीचर्स प्रोवाइड किए? तो सबसे पहले तो था फ्री एजुकेशन। तो सबसे पहले उन्होंने बात की कि हमें ग्रांटेड और फ्री एजुकेशन देनी चाहिए डिसेबल्ड पर्सन्स को, उनकी एज 6 से लेकर 18 ईयर्स तक। इससे पहले जो फ्री एजुकेशन दी जाती थी वो था 6 से लेकर 14 ईयर्स तक, जो जनरल स्टूडेंट्स और डिसेबल्स के लिए बराबर थी। पर इन्होंने बात की सबसे पहले 6 से लेकर 18 ईयर्स तक देनी चाहिए अगर कोई पर्सन डिसेबल्ड कैटेगरी के अंदर आता है। इसी के साथ है एक्सेसिबल स्कूल्स, जो उन्हें ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है, और जो उनके आर्किटेक्चर बैरियर्स है। आर्किटेक्चर बैरियर का क्या मतलब है कि अगर कोई सेकंड फ्लोर पे किसी पर्सन का किसी बच्चे की क्लास है तो उसको फर्स्ट फ्लोर पर लेके आना, ग्राउंड फ्लोर पर लेके आना, वो आता है इसके आर्किटेक्चर बैरियर्स के अंडर। इसी के साथ है सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, यानी कि फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करना हर उस नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को जो डिसेबल्ड पर्सन के लिए काम कर रहे हैं। इसके बाद है टीचर ट्रेनिंग, तो जो आरसीए के द्वारा जारी किए गए सर्टिफिकेट्स थे उनको ही आगे इन्होंने देने की बात की। उसके बाद है नॉन डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि भेदभाव को ख़त्म करने की बात की। ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात की जो हर बच्चे के लिए एक्सेसिबल हो। करिकुलम ऐसे बनाने की बात की जो अडेप्टेड हो यानी मॉडिफाइड हो। लर्निंग एड्स को और टेक्नोलॉजी को और भी ज़्यादा इंटीग्रेट करने की बात इन्होंने की। लास्ट है स्कॉलरशिप्स एंड इंसेंटिव्स देना हर वो बच्चे को जो किसी तरह की डिसेबिलिटी से सफ़र कर रहे हैं। और वो स्कॉलरशिप्स कैसे दे सकते हैं? या तो उनकी फ़ीस को रिड्यूस करके या बिल्कुल ही ख़त्म करके। तो अगर तो बच्चा 18 ईयर्स तक है तब तो बिल्कुल उसकी फ़ीस माफ़ होगी। उसके बाद की जो होगी उसको देते हैं स्कॉलरशिप्स, या फिर उनको जो यूनिफ़ॉर्म चाहिए, जो उन्हें जो फ्री बुक्स चाहिए या लर्निंग की कोई भी अगर एडिशनल मटीरियल चाहिए तो वो सभी उन्हें प्रोवाइड करना। तो पीडब्ल्यूडी एक्ट के बाद है हमारे पास आरटीई एक्ट, जो कब लागू हुआ था? वो हुआ था 1 अप्रैल 2010 में। क्लियर? तो आरटी एक्ट बेसिकली ये हमें एश्योर करता है कि हमें फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करना है हर वो चाइल्ड को जो 6 से लेके 14 ईयर्स तक की एज ग्रुप में है। इसी के साथ इन्होंने कई ऐसे प्रोविजंस भी दिए हैं जो कि इंक्लूसिविटी को प्रमोट कर रही हैं। जैसे कि सबसे पहला है रिजर्वेशन देना और डिसएडवांटेज ग्रुप। तो प्राइवेट स्कूल्स को बेसिकली अभी 25% सीट्स ऐसे बच्चों के लिए रिजर्व करनी पड़ेगी जो या तो वीकर सेक्शन से है या डिसएडवांटेज ग्रुप्स में है।
हमें डिसएडवांटेज में कौन-कौन से आ जाते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उनका फैमिली इनकम स्टेटस कम है या फिर जो एससी, ओबीसी कैटेगरीज़ के अंदर आते हैं या फिर वो चिल्ड्रन जो डिसेबल्ड हैं, ओके? तो इन सभी स्टूडेंट्स के लिए 25% सीट्स को अलॉट करने की बात की। सेकंड है किसी भी तरह के डिस्क्रिमिनेशन को डिनाई किया, किसके बेसिस पर? कि उनके कास्ट, जेंडर, डिसेबिलिटी या इकोनॉमिक बैकग्राउंड के बेसिस पर। और किसी भी तरह के डिनायल नहीं कर सकते हम एडमिशन का, उसके डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते इन ग्राउंड्स के बेसिस पर। इसी के साथ इन्होंने जो एंट्रेंस एग्जाम्स है एंड स्क्रीनिंग टेस्ट हैं फॉर चिल्ड्रन जो 6 से लेकर 14 साल तक के हैं, इसको भी डिनाई किया। स्क्रीनिंग टेस्ट क्या होते हैं कि आपके पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं या नहीं, आपके पास इतना फाइनेंशियल एड है या नहीं, वो स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं पेरेंट्स की, तो उसको डिनाई किया। एंट्रेंस एग्जाम क्या होते हैं? जो आपसे लिया जाता है कि आप एलिजिबल हैं, क्या आप इतना ज़्यादा एबिलिटी है आपकी कि आप हमारे स्कूल में आ सकते हैं, तो वो होते हैं एंट्रेंस एग्जाम। इन दोनों को इन्होंने डिनाई किया। इसी के बाद इसके साथ है बैरियर फ्री एक्सेस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जो हमारे क्लासरूम्स हैं या फिर जो स्कूल सेटिंग्स है उसमें रैंप्स बनाना, टॉयलेट्स ऐसा बनाना जो एक्सेसिबल हो एंड अदर फैसिलिटीज की बात की जो डिसेबल्ड पर्सन के लिए रिक्वायर्ड है। एंड इसी के साथ प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जो इंक्लूसिव हो एंड सेफ हो, लर्निंग एनवायरनमेंट बच्चे को प्रोवाइड कर सके। फिर है स्पेशल ट्रेनिंग फॉर टीचर्स, जो टीचर्स के लिए एडिशनल ट्रेनिंग जो उन्हें चाहिए। एडिशनल ट्रेनिंग कौन सी होती हैं? जो कोर्सेज लॉन्च किए जाते हैं आरसी के द्वारा या फिर ऐसे कोर्सेज जो कि इंक्लूसिव टीचर्स के लिए ज़रूरी है, यानी स्पेशल एजुकेटर्स बनने के लिए ज़रूरी है। ओके, तो आरटीई एक्ट के बाद हमारे पास कुछ सिंपल सिंपल से टॉपिक्स रह गए, लगभग मैं 5 मिनट में इन सभी को कवर कर दूंगा। तो कोलैबोरेटिव लर्निंग एंड कोऑपरेटिव लर्निंग आपके एग्जाम्स में ये भी 3 मार्क्स से लेकर 6 मार्क्स तक पूछ लिया जाता है। कोलैबोरेटिव लर्निंग बेसिकली क्या है? कि एक ऐसा फॉर्म ऑफ लर्निंग है जहाँ पर बच्चे एक दूसरे के साथ विदाउट द हेल्प ऑफ टीचर पढ़ते हैं। इसमें क्या है कि एक टास्क असाइन कर दिया जाता है एंड बच्चे खुद से आपस में उस टास्क को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एक्टिवली उसके जो रिजल्ट्स हैं उसको प्रिपेयर करते हैं एंड खुद से ही एक कंक्लूजन को डिराइव भी करते हैं। तो ओवरऑल ये क्या है? एक स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच है जहाँ पर बच्चे एक्टिवली वर्क करते हैं टुगेदर। क्या काम करते हैं? प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या फिर किसी टास्क को कंप्लीट करने के लिए या किसी प्रोजेक्ट को करने के लिए। इससे क्या होता है? पीयर टू पीयर इंटरेक्शन, यानी बच्चों की आपस में इंटरेक्शन इंक्रीज होती है और क्रिटिकल थिंकिंग भी एनहेंस होती है। यहाँ पर कोई भी टीचर का कंट्रोल नहीं होता, बच्चे खुद से ही टास्क खुद को असाइन करते हैं और खुद से ही कंक्लूजन को डिराइव करते हैं। ये है कोलैबोरेटिव लर्निंग। इसी का ही एक मिलता जुलता वर्ड है कोऑपरेटिव लर्निंग। आपको ध्यान रखना है ये दोनों वर्ड्स अलग अलग है, इसीलिए मैंने इसको सेपरेशन में लिखा है। कोऑपरेटिव लर्निंग बिल्कुल उसी तरह से है, बट इसमें क्या है? एक टीचर प्रेजेंट होगा एंड टीचर क्या करेगा? इन सभी स्टूडेंट्स को इंडिविजुअलाइज्ड रोल्स देगा। ऐसा नहीं है कि बच्चे खुद से अपने रोल्स को एक्सचेंज कर रहे हैं। जो भी रोल दिया जाएगा वो टीचर के द्वारा ही दिया जाएगा एंड इंडिविजुअलाइज्ड होगा। तो इसीलिए ये क्या है? एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है। वो एक स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच थी, ये एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है। स्ट्रक्चर्ड इसलिए क्योंकि इसको स्ट्रक्चर कर रही है टीचर। यहाँ पर हर एक मेंबर को क्या है? एक स्पेसिफिक रोल या रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है और टीचर ओवरऑल इस प्रोसेस को गाइड करती है और मॉनिटर करती है। क्लियर? इसके बाद है कि कोलैबोरेटिव लर्निंग इज अ वॉलंटरी एक्टिविटी एंड कोऑपरेटिव लर्निंग इज अ कंपल्सरी एक्टिविटी। वॉलंटरी यानी कि यहाँ पर बच्चे खुद से काम करते हैं बिना किसी भी प्रेशर के, बिना किसी भी जजमेंट के। और कोऑपरेटिव लर्निंग एक कंपल्सरी एक्टिविटी है बिकॉज टीचर की इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर फुल रहती है। कोलैबोरेटिव और कोऑपरेटिव लर्निंग के बाद हमारे पास नेक्स्ट टाइप ऑफ लर्निंग है, वो है मल्टी सेंसरी लर्निंग। तो मल्टी सेंसरी का क्या मतलब है? दो वर्ड से बना है, एक तो है मल्टी यानी कि मोर देन वन, और सेंसरी क्या है? हमारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं। कौन कौन से हैं? हमारी आंखें हैं यानी कि साइट है, हियरिंग है, टेस्ट है, टच है जो हम फील करते हैं, एंड स्मेल है। ये सभी 5 सेंसेस होती हैं। तो मल्टी सेंसरी लर्निंग हमें क्या सजेस्ट करती है? कि हम जब लर्निंग कर रहे हों उस टाइम अगर हम जितने ज़्यादा सेंसेस का यूज़ करते हैं लर्निंग के दौरान, हमारी लर्निंग उतनी ज़्यादा अच्छी होती है एंड हमारी जो रिटेंशन पावर होती है, यानी कि जो हमारी जो मेमोरी पावर होती है, वो भी उतनी ज़्यादा इंक्रीज होती है। तो एक एजुकेशन की एक ऐसी अप्रोच है जो मल्टीपल सेंसेस की बात करती है एंड ये सभी तरह के सेंसेस यहाँ पर भी और यहाँ पर भी नोट किए हुए हैं।
इसका एम क्या है कि एनहेंस करना लर्निंग को और मेमोरी टेंशन को, यानी कि किसी भी बात को याद रखने की इंक्रीज्ड कैपेसिटी की बात करता है। नेक्स्ट है इंस्टेड ऑफ रिलाइंग सोली ऑन वन मेथड दैट इज रीडिंग और लिसनिंग, मल्टी सेंसरी लर्निंग इंडिकेट्स डिफरेंट सेंसरी इनपुट्स। तो रीडिंग में क्या होगा कि आप कौन सी यूज करेंगे, सिर्फ साइट को यानी कि आंखों को यूज करेंगे। लिसनिंग में क्या होगा, आप सिर्फ कानों का यूज करेंगे। पर हमें इस तरह की लर्निंग बनानी चाहिए, इस तरह से टीच करना चाहिए कि सभी तरह के सेंसेस यहाँ पर इंक्लूड हो। फॉर एग्जाम्पल कि हम उन्हें फील्ड ट्रिप्स पर भी लेकर जाएं जहाँ पर उनके हाथों से वो काम खुद को करें। फिर है उन्हें वो एक्चुअल में चीज़ दिखाई जाए, उन्हें अगर हो सकता है तो वो टेस्ट भी कराई जाए। तो जितने ज़्यादा सेंसेस उतनी ज़्यादा रिटेंशन, उतनी अच्छी लर्निंग। क्लियर? इसी के साथ है नेक्स्ट टॉपिक जो है बडी सिस्टम। ये भी छोटा सा क्वेश्चन है, लास्ट पार्ट है हमारी इस वीडियो का। तो बडी सिस्टम क्या है? एक पीयर टू पीयर सपोर्ट स्ट्रेटजी है जहां पर हम एक स्टूडेंट को दूसरे स्टूडेंट के साथ पेयर कर देते हैं, यानी कि उनका ग्रुप बना देते हैं। इसमें क्या होता है कि एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट को इंडिविजुअलाइज्ड हेल्प करता है एंड उन्हें जो भी सपोर्ट चाहिए वो उन्हें प्रोवाइड करता है। बडी क्या होता है? अभी बडी होता है हमारा लाइक फ्रेंड होता है, उसको हम बडी कह देते हैं। तो यहाँ पर भी फॉर एग्जांपल ये अगर पर्सन डिसेबल्ड है तो ये उसका एक बडी है, उसका एक हेल्पिंग गाइड है। Okay, in inclusive setting, the buddy system pairs a child with CWSN with a peer, a buddy who provides academic, social and emotional support। तो हर तरह की उन्हें academic यानी शैक्षिक, social यानी कि उन्हें सामाजिक और इमोशनल यानी भावनात्मक सपोर्ट को प्रोवाइड करता है। इसके कौन कौन से टाइप्स है? तो पीयर बडी, क्लोज एज बडी, क्लासरूम बडी, प्लेग्राउंड बडी। पीयर बडी वो है जिनकी एज बिल्कुल उसके सेम है। क्लोज एज में एक दूसरे साल से अलग हो सकते हैं, यानी कि एज में डिफरेंस हो सकता है। फिर है क्लासरूम बडी, यानी कि एक ही क्लासरूम है, उन्हें हेल्प करते हैं। एंड प्लेग्राउंड बडी, यानी कि जब उनका खेलने का पीरियड होता है तो उस समय उसको हेल्प करता है। Okay, the buddy system not only benefits CWSL student but also creates an inclusive, empathetic and cooperative learning environment for all। तो ना सिर्फ इंक्लूजन को प्रमोट करता है बल्कि बच्चे में एक एम्पैथी की फीलिंग को भी जनरेट करता है और एक कोऑपरेटिव लर्निंग को भी एनहेंस करता है। ओके, तो ये थी हमारी आज की ये कंप्लीट वन शॉट वीडियो। बहुत ज़्यादा लेंथी होगी आई नो, बट आपने देखा होगा कि टॉपिक्स मैंने सभी को बहुत ही ज़्यादा डिटेल वे में कवर किया है। ऐसा नहीं है कि अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन है और आप कहें कि ये बात तो हमने की ही नहीं, तो मैंने सभी टॉपिक्स को कवर किया है, डिटेल्ड वे में कवर किया है, इसीलिए वीडियो थोड़ा सा लेंथी बन गया। अभी एंड में फिर से बता रहा हूँ, लाइक नहीं किया तो करके जाना, सब्सक्राइब नहीं किया तो करके जाना। ओके, सो थैंक यू, साइनिंग ऑफ, सक्षम।